अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान मुसलसल जारहाना सियासत के मूड में हैं। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दे रहे हैं। पाक फौज की तरदीद के बावजूद बैरूनी साजिश का इल्जाम बार बार दोहरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और आम इदारों की तैनातियों को अभी से मुतनाज़ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ हर तरह से हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। पेशावर, कराची और लाहौर में जलसे के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है, धरने की कॉल दे रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने की कॉल दी और कहा कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपको इस्लामाबाद में बैठना है। और आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि मुल्क पर साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इन स्टूडेंट्स के जरिए पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। आज सबको आज कहना चाहता हूँ कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूँ जब मैं कॉल दूंगा। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने भी कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि अगर मुल्क को खाना जंगी और खून रेजी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा। और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वादे इशारे करके कहा कि बातचीत चल पड़ी है, 30 मई तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। नवंबर से पहले इलेक्शन करवा कर लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। मैं 31 मई की बजाय 29 ही कह देता हूँ जी, बल्कि 15-20 दिन ही कहता हूँ। इलेक्शन का रास्ता निकलेगा। जो सारा मलबा गिरा दिया गया इदारों पे, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उनकी सोचें भी इस तरफ है कि इलेक्शन हाल है। हमें अपने तल्लकात फौज से गलतफहमियां दूर करनी है और मैं ये रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको इलेक्शन करा के बताऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, इमरान की कॉल से पहले मसले हल कराना मेरी जिम्मेदारी है। उठाने पड़ेंगे, वरना कोई हादसा हो जाएगा। कोई बड़ा आदमी जान से भी जा सकता है इस मुल्क में। मेरी ख्वाहिश ये है कि नवंबर से पहले लोग इलेक्शन करा के अपनी इज्जत में इजाफा करके जाए। तहरीक इंसाफ 2 मुतजाद मुतालबात कर रही है। एक तरफ तो फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांग रही है। हालांकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन चंद पहले ही 5 अराकीन के बजाय 3 अराकीन के साथ काम कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो गए तो नई तकर्री तक आम इंतखाबात का इनकाद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो चुकी है। इसलिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी उनका कोई किरदार भी नहीं होगा। तो फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान कैसे तस्लीम करेंगे जब अपने ही लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे रहे हैं और इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंचे थे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मुशावरत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात से मुतालिक मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि सादिक अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को भी दागदार किया। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक ने ट्वीट किया है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों को तैनात किया। यहाँ तक कि चंद लोग जो उनके बहुत करीब थे अब अहम आईनी मामलात की समाअत कर रहे हैं। क्या ये मुलाकात उन पर असरअंदाज होगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक और मसला भी छेड़ दिया है। आर्मी चीफ समेत अहम तैनातियों पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा कि आइन मुंतखब वजीर आजम को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है। मुस्तकिल तैनातियां मुंतखब हुकूमत करेगी। यानी फवाद चौधरी वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अगर अगले आर्मी चीफ की तैनाती भी तहरीक इंसाफ की मर्जी से ना हुई तो वो उसे भी कबूल नहीं करेंगे। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी खुद इमरान खान ने दी और हमेशा उनके हक में बयानात देते रहे कि उनसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ कभी देखा ही नहीं है। मगर फवाद चौधरी ये भी कह चुके हैं कि अगर फौज से ताल्लुकात खराब ना होते तो आज भी हुकूमत में होते। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब है?
बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों में? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गैर आईनी मुदाखलत का गिला रहा। इसी तरह अदलिया से करने की शिकायत रही। मौजूदा सूरत हाल में खुदा नख्वास्ता मार्शल लॉ लग जाता तो रिवायात के एन मुताबिक था। आज इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और हवारी गालियों पर क्यों उतर आए हैं? हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, खून रेजी की धमकी भी और जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी, और साथ में अब तो ये भी कह दिया गया है कि आप नहीं कर सकती आपकी हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात नवंबर के महीने में, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ कह चुके कि उन्हें तौसी भी नहीं चाहिए। तो हर तरफ से घेरा तंग कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपकी हुकूमत पर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसी बात नहीं है घेरा तंग करने वाली। ये एक सियासी टैक्टिक्स होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। वक्त गुज़र जाता है, ये भी वक्त गुज़र जाएगा। अभी तो बड़ी ताज़ा ज़ख्म है। अभी उन्हीं ज़ख्मों को जो है PTI और उनकी लीडरशिप, उनका लीडर जो है बैठ के चाट रहा है उन ज़ख्मों को। तो लाजमी तौर पे ज़ख्म जो है वो दर्द भी देते हैं, उनमें टीसें भी उठती हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें कहने वाले ने अपने बच्चे जो हैं पिछले कई साल से एक्सपोर्ट किए हुए हैं UK को। वो भी UK और USA में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। UK जो है वो भी उसी कैंप से ताल्लुक़ रखता है जो अमेरिकन कैंप है। तो ये सारी बातें जो हैं, मसलन ये आपने खून रेजी वाली बात की, या आपने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया शेख रशीद साहब ने, तो ये पहले भी उन्होंने याद होगा आपको, गिरा दो, जला दो, ये कर दो, मार दो, इस किस्म के लफ्ज़ वो माजी में भी इस्तेमाल करते रहे। और मुशर्रफ के वक्त से लेके इमरान खान के वक्त तक वो बहुत से दावे करते रहे, जो दावे जो है हवा में तहलील हो गए। और उस वक़्त भी नवाज़ शरीफ वापस आ गया 2008 में, और अल्लाह के फजल से आज नवाज़ शरीफ का भाई जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसका भतीजा जो है वो इंशाअल्लाह ताला कल चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का हल्फ उठाएगा। तो ये सारी बातें, ये दावे जो है ना, माजी में भी झूठे नक्श बराब साबित हुए और अब भी ये नक्श बराब साबित होंगे। ये जहाँ तक मगर साहब एक जो अहम बात है वो ये है, एक अहम बात ये कि जैसे आपका जो आपने कल कहा कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गैर आईनी मुदाखलत का आपको गिला रहा, और इसी तरह अदलिया से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे गैर आईनी मामलात के, मगर मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता मार्शल लॉ लग जाता अगर रिवायत के मुताबिक होता। मगर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। यानी वो वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस तरीके से आप माजी में जिम्मेदार ठहराते थे कि हम उनकी वजह से इक़्तिदार से गए। नहीं, देखें, मैंने जो मेरा ख़्याल है कि आपसे बेहतर कौन हमारी तारीख़ को और हमारी सियासी सूरत हाल को जानता है। आप बड़ी रिसर्च करके अपना प्रोग्राम करते हैं। मैं बड़ा मद्दा हूँ आपका, लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वक्त लूँगा, आधा मिनट के करीब। जो मैंने जो बातें की हुई हैं या मुखालफत की हुई है या हमारी पार्टी ने की हुई है या अपोजिशन पार्टीज़ ने मुख्तलिफ़ औकात में जब मुखालफत की है, तो वो इंटरवेंशंस थी जो 58 में, फिर 69 में, फिर 77 में और उसके बाद 1999 में हुई, जो इंटरवेंशन हुई, जब डायरेक्टली जो है फ़ौज ने एक सियासी रोल जो है वो संभाल लिया, एक सियासी ओहदा संभाल लिया, वर्दी के साथ साथ सियासत में वो हिस्सा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने हमेशा उन पर भी एतराज़ किया और एतराज़ बनता भी है उस पर। लेकिन इस सूरत हाल में जो पिछले 4-5 साल से चल रही है, इसके ऊपर तो अभी आपने बयान दिया है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो है सही रहते, PTI के यानी कि सही रहते तो इक़्तिदार में ना जाते, और रिपेयर करने की भी उन्होंने कोशिश की है। सो दे आर वेरी ग्लेयरिंगली एक्यूजिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैकिंग अप ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर लास्ट 4 years। और जब ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए तो वो उनकी इक़्तिदार भी जो है रुखसत हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे असर्ट करूँगा कि हमने जो है अपनी वोटों की तादाद से इमरान खान को घर भेजा है, उसको निकाला है। एक महंगाई और करप्शन से भरपूर 4 साल की हुकूमत का हमने ख़ात्मा किया है, जिसमें एक खातून जो है, मैं नाम नहीं लेता,
उनके घर वालों के साथ यानी इमरान खान के अहले खाना के साथ ताल्लुकात की वजह से, किसी मिली भगत की वजह से जो है उन्होंने खातून जो है, तो ये इस किस्म के जब ये आप ही ला रहे हैं, मीडिया ला रहा है, सारा ला रहा है, सियासतदान तो जो बयान देंगे तो उसका कोई दो मतलब निकाले जाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे अटैक किया जाता है। लेकिन जब मीडिया जो है बाजमात होके जो है इस स्कैंडल पे, ये खातून के स्कैंडल पे जिन्होंने बहरिया वालों से ज़मीनें ली, एक यूनिवर्सिटी बगैर चार्टर के, बगैर किसी अप्रूवल के उसको डिक्लेयर करके उसके नाम के ऊपर पैसा बटोरा लोगों से, और उसके ट्रस्ट के ऊपर जो है वो शहजादी और उसके बाद बेगम साहबा वज़ीर आज़म उस वक़्त की, और वज़ीर आज़म खुद उसके ट्रस्टी हों और वहाँ लोगों को वसूल करें, तो ये तो एक किस्म की, मैं समझता हूँ दिन दिहाड़े एक डाका है जो डाला जा रहा है यूनिवर्सिटी के नाम पे, और डाला गया। और इसके अलावा जो है ये आप देखें, ये शाहजेब, ये आप अगर टाइमिंग देखेंगे जब ये सारी वारदात हो रही थी तो उस वक़्त और क्या साथ साथ हो रहा था, किन किन लोगों को ओबलाइज किया जा रहा था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे बरतानिया से भेजे वो कहाँ पे गए, किसको ओबलाइज किया गया, ज़मीन देने वालों को ओबलाइज किया गया। ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्विड प्रो को है एक, और वो सामने आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। साहब आपकी हुकूमत ये मामला सामने लाएगी, क्योंकि बात आपकी दुरुस्त है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड भेजे पाकिस्तान, और बजाय इसके कि वो हुकूमत उनको कन्फिस्केट करती, जो उन पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया हुआ था, वो उसमें कॉम्पेंसेट कर दिया गया, उन्हें 40-45 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया गया, और काबीना से उसको अप्रूव भी करा लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और बाद में ये जमीन जो है ट्रस्ट की दी गई है। तो इसकी तफसीलात और इसकी तहकीकात आपकी हुकूमत करेगी और आवाम के सामने रखेगी कि क्या गठजोड़ है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा जो आपने कहा है। इसके अलावा वो ज़मीनें जो हैं जो मोटरवे पे या रिंग रोड पे ली गई हुई हैं, वो भी आप देखें, उनकी कल के परसों जो है तस्वीरें जो है वो जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है उसकी तस्वीरें आई हुई हैं। ये आप तो बात कर रहे हैं उस सहावा वाली जो जाली यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े वैल्यूएबल और बड़े ल्यूक्रेटिव जगह के ऊपर जो ज़मीनें दी गई हुई हैं, सेम जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो ज़मीनें दी हुई हैं, वो सब इस वक्त सारे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है ना उसने तश्तस्बाम कर दिया है कि किस तरह जो है हाथ गर्म किए जा रहे थे और ओबलाइज हुआ जा रहा था। मैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन पे आना चाहता हूं। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन से पहले अगर मैं सिर्फ एक सवाल कर सकूं, अगले चीफ की तैनाती, अब मौजूदा चीफ तो अनाउंस कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें दी भी जाएगी तो वो नहीं लेंगे, तो आपको तो वो अगला चीफ अगर तैनात करेंगे तो क्या उन्होंने कहा कि जी आप नहीं कर सकते आप लोग तैनात, तो आप लोग क्या फिर जल्दी इलेक्शन देखें? दूर है हमारी हुकूमत तमाम इख्तियारात जो है आइनी और कानूनी तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म के जो आइन में इख्तियारात दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करने में कोई अमर जो है वो माने नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पीटीआई ऐसी बात करती है तो उसकी क्या आइनी और कानूनी वैल्यू है? एक बंदा जो है वो निकाला जा चुका है इक़्तिदार से, और निकाला भी बड़ी जो क्या कहते हैं उसके ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसका नाम लोगों ने इमरान खान की जगह तोशा खान रख दिया है। तो ये देखें आप तोशा खाना का ही देख लें कि 3 लोगों के ऊपर मुकदमात बने, मियां नवाज शरीफ पे, यूसुफ रज़ा गिलानी पे और आसिफ ज़रदारी साहब पे, इन तीनों पे बने ये भैया। तो ये वो तो बड़े ख़त्म हो गए केस और सारा कुछ जो है गुजर गया, लेकिन ये तो बड़ी ताज़ा वारदात है और बड़ी भयानक किस्म की एक बड़ी नंगी वारदात है जो इन्होंने की हुई है, और ख़ुद उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। देखें, कोई ऐसा अमर जो है वो उनको माने नहीं करता इस बात पे कि वो ना करें, इसको पावर को एक्सरसाइज ना करें। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, और नया आर्मी चीफ जो है वो मेरिट के ऊपर
और जो रिकमेंडेशंस होती हैं हमारी फ़ौज के अदारे की, उसके मुताबिक जो है वो अपॉइंट करेंगे। कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती, कोई कानून, कोई आईनी शिक जो है उनको नहीं रोक सकती। अगर ये शोर मचाते रहें वावेला, ये हर बंदे को पहले डिस्प्यूट कर देते हैं। तो उनका मतलब है कि कल खुदा न खास्ता जो है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें जो है वो कोई जो है वो कह सकते हैं कि जी हमने तो ये कहा था, हमने तो ये कहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ जो है टैक्टिक्स हैं। मगर इसमें मसला है कि जो टैक्टिक है वो नजर आ रहा है कि फॉर्मूला वही है जो आप लोगों ने अप्लाई किया था। नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, जो उस वक्त हमने देखा जनरल फैज साहब पर, आर्मी चीफ पर जो तनकीद की थी, और मरियम नवाज साहिबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, तो इमरान खान को नजर आ रहा है कि उसका फायदा हुआ, एक दबाव बढ़ा, और आप कह रहे थे कि पीछे हटे हुकूमत की सपोर्ट से, तो वो पीछे हटे, बैसाखियां हटी, जिसकी वजह से आप लोग कामयाब हुए। तो वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो कि गलती मान लो, इसके अलावा हमारे खिलाफ थे अगला चीफ, वो पहले से वही फार्मूला तैनात कर रहे हैं। फिर जजिस के हवाले से भी बात आ रही है, वो जजिस पर तनकीद भी कर रहे हैं अपने जलसों में, और आज साकिब निसार साहब से भी मिले हैं, जिसके बारे में हमने दिखाया। असनाद मलिक साहब ने जो ट्वीट किया है कि बहुत सारी तैनातियां हैं जो साकिब निसार साहब ने की थी। तो फार्मूला दबाव का वही है पब्लिकली जो आप लोगों का था। मैं एक बात जो है थोड़ी सी आपकी तरदीद करूंगा कि हमारा फार्मूला, या आप कह रहे हैं मैं अगर वो बात तस्लीम भी कर लूँ, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान का जो फॉल है, इमरान खान का जो ज़वाल है, वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से आया है। और फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि जी उनके ताल्लुकात जो है ख़राब हुए, और वो ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक सही सूरत हाल बयान कर दिया है। उसमें हमारा दबाव जो है, हमने जिस तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं जिन बयानात की तरफ, वो तो आज से 2-2.5 साल पहले थे। वो तो 2020 की बात आप कर रहे हैं उन बयानात की जो है। उसके बाद 2 साल जो है हुक्मरान रहे हैं, कम से कम 2.25 साल हुक्मरान रहे हैं इमरान खान साहब। कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सारा कुछ जो है ये एक्चुअली अक्टूबर नवंबर के बाद जो है ये सारा स्नोबॉल होने शुरू हुए। सारे हालात जो हैं ये बढ़ते गए, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं मौजूदा हुक्मरानों की, गुजरे हुए हुक्मरानों की जो है वो पाइल अप होती गई, और ना हैंडल कर सके उन मुश्किलात को, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है डिफेक्ट कर गई उनकी पार्टी से। उसकी वजह से हमारे वोटों की, उन्होंने वोट तो नहीं हमें दिए, लेकिन हमारे वोटों की तादाद बढ़ गई। जो लोग हमें लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वोट दे सकते थे, उन सब ने हमें वोट दिए। हमने वोटों से उनको घर भेजा है। और मैं फिर अगर आप इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूँगा। इलेक्शन कमीशन में जो घपले इन्होंने किए हैं फॉरेन फंडिंग में, ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है अगर आप डिटेल निकालेंगे तो इसमें भी मुलाजमों के नाम के ऊपर जिस तरह ये चपरासियों का ताना देते थे या किसी और का ताना, उनके नाम पे पैसे आए हुए हैं। पैसे जो शौकत खानम, जो एक ट्रस्ट है जो अपनी वालदा के नाम पे इमरान खान ने बनाया था, उसके नाम के ऊपर आप देखें कितना मुकद्दस एक काम है कि आप अपनी वालदा के नाम पे ट्रस्ट बनाते हैं और उसके नाम पे पैसे बढ़ा के आप अपनी सियासी जमात में जो है, जो अपनी वालदा का नाम भी एक्सप्लॉयट करे अपनी सियासी जमात के मफाद के लिए, और उस पर आए हुए पैसे जो है वो इस्तेमाल कर ले अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, अपने जो है वो अपना इक़्तिदार जो है चमकाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इस्तेमाल करे। उस शख्स की क्या क्वालिटी होगी, उस शख्स का क्या उसका इखलाकी जवाज होगा, या क्या उसका एक मॉरल जो है वो हाई ग्राउंड किस तरह वो क्लेम कर सकता है ये बंदा जो है। ये एक ट्रस्ट जो है वालदा के नाम पे हो, उसके पैसे जो है आप इस्तेमाल कर लें अपनी सियासत के लिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बददियानती नहीं हो सकती। फखर दुरानी साहब की स्टोरी थी, उसमें यह था कि जो इन्होंने अपने फॉरेन फंडिंग केस में, पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस में जो नाम दे दिए हैं, असल में वो लोग कहते हैं कि वो डोनर्स उसके थे, शौकत खानम के थे। अब ये जाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या शौकत खानम के फंड्स इस्तेमाल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं हुए। ये फखर दुरानी की स्टोरी थी कि नाम वो हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने तो डोनर नहीं रहे, हम तो शौकत खानम के डोनर थे। जी बिल्कुल फखर दुरानी की ये स्टोरी थी, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ।
मैं उसी स्टोरी को कोट कर रहा हूँ और ये इसलिए शोर मचा रहे हैं। कल जो लाखों का मजमा था इलेक्शन कमीशन के बाद जिसको शेख रशीद साहब ने एड्रेस किया है, 4-5 लाख लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको एड्रेस करते हुए जो खून रेजी की उन्होंने धमकी दी है, वो धमकी इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे। इसका नाम जो है इलेक्शन कमीशन साहब का, कमिश्नर साहब का नाम जो है मेरे हाथ में चिट जो है परवेज खटक साहब ने दी और उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज्ड है। उससे पहले जो पहले इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी होते थे बाबर याकूब साहब, उनके ऊपर ये इंसिस्ट करते रहे कि जी आप उनको जो इलेक्शन कमिश्नर बनाएं, जिसके ऊपर हमने इख्तलाफ किया कि 2018 के बददियानती के इलेक्शन जो है उसमें ये मुलव्वस रहे हुए हैं, हमने नहीं इनको जो है एंडोर्स करना इस अपॉइंटमेंट को। उसके बाद ये इनका नाम लेके आए, इनिशिएट इन्होंने किया, एंडोर्स हमने किया, आज ये उसको गालियां दे रहे हैं। मगर क्या उस वक्त बोला था इन्होंने, उस वक्त कहा था इन्होंने, आपको बताया था कि ये फौज की तरफ से आया है? क्योंकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ से नाम आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, क्या बताया था? कंसेंसस डेवलप करने में उस वक्त फौज ने किरदार अदा किया था आप लोगों के साथ? कती तौर पे नहीं, फौज ने कोई कम से कम जो है हमारे सामने इन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि ये फौज की तरफ से आया हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज नाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये डिस्कशन जो है मैं उसमें शामिल था डेली बेसिस के ऊपर और ये कई दिन जारी रही। हम अपनी जो है क़यादत के साथ राब्ते में रहे और ये जब अपॉइंटमेंट इनकी हुई है उस प्रोसेस के अंदर कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट का या फौज का नाम नहीं आया और इन्होंने खुद प्रपोज किया, हमने एंडोर्स किया। तो अब ये उसको गालियां दे रहे हैं। अब ये साकिब निसार साहब आए, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है बड़ा, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनको भी अपनी जो इस कुर्सी पे फायज रहे हैं उसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो फैसले किए हैं अपनी चीफ जस्टिस के दौरान जो है वो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। वो फ़ैसले जो है तारीख़ में उनकी गूंज जो है वो तमीज़ुद्दीन वाले केस की या नज़रिया ज़रूरत वाले केस की तरह जो है वो हमेशा रहेगी कि वो फ़ैसले जो थे, जो नवाज़ शरीफ को जिसके ऊपर नाअहल किया गया, उसके बाद जो है करोड़ों के गबन सामने आ रहे हैं, अपने भी सामने आ रहे हैं और दूसरों के भी जो साथ हैं, जो अजीज़ हैं, जो अजीज़ों के आगे दोस्त हैं या अजीज़ हैं, उनके भी गबन सामने आ रहे हैं। सारे नाम जो है आप शाहजेब आपके प्रोग्राम में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, को मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोट करूं या दूसरे चैनल्स को कोट करूं, ये सारी की सारी बातें जो हैं अब सामने आ रही हैं। आपने एक 10,000 के लिए एक शख्स को जो है आपने उसको नाअहल करार दे दिया, 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल करार दे दिया, सारी उम्र के लिए नाअहल, उसको कैद कर दिया, उसको कैद दिया। अब जो है इनकी दुम पे पैर आया है तो ये चीख रहे हैं। तो शेख साहब मुझे ख्वाजा साहब आखिर में बताएगा कि शेख साहब ने ये कहा है, शेख रशीद साहब ने, कि बातचीत चल पड़ी है, इलेक्शन का ऐलान 30 मई से पहले हो जाएगा, बड़ी ईद के करीब इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन जो है वो हमारी हुकूमत की अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से डिस्क्रेशन है। हमें जब सियासी तौर पे हम महसूस करेंगे कि ये माज़ूम वक्त है इलेक्शन करवाने का, चाहे वो जल्दी हो या शेड्यूल पे हो, तो उस पे इलेक्शन होंगे। इनके शेख रशीद साहब के कहने के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। शेख साहब ने जो कहा वो आप लोगों के हवाले से भी नहीं कर रहे, हमारी बात चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवा के लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। आर्मी चीफ के हवाले से कह रहे हैं वो, तो उनकी तरफ से है क्या कोई ऐसी बात? आप लोगों पे कोई दबाव है कि इलेक्शन जल्द करा दें? वो देखें पिछले 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले भी वो आपने भी देखा होगा, गेट नंबर 4 की जो है वो रेफरेंस देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ब्लेटेंट जो है वो फ़ौज का रेफरेंस देना जो है किसी भी सियासतदान के साथ, चाहे वो उनको रिप्रेजेंट करता हो या उनकी शीरबाद उसको शामिल हो या उनकी सरपरस्ती शामिल हो, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की सरपरस्ती शामिल हो, उनको इस तरह इस्तेमाल करना जो है, मेरा ख्याल है कि उनके बकौल वो उनके मौसन रहे हुए हैं, मौसनों के नाम इस तरह नहीं लिए जाते जिस तरह शेख साहब ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक दुकान का कारोबार जो है वो बंद हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, वो क्लोजर की तरफ कारोबार जा रहा है। उस कारोबार को सैल्वेज करने के लिए, उस कारोबार को अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए जो है बड़े बड़े नाम लेके जो है वो सोच रहे हैं कि उनका कारोबार जो है, मेरा ख्याल है कि उनका कारोबार बंद हो चुका है, इस दुकान को ताला लग चुका हुआ है। 2-4 और दिन
शोर मचा लेंगे। उसके बाद जो है जो आइनी प्रोसेस इस वक्त चल रहा है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा। आप देखें ये कोई काबिल क्या कहते हैं एहतराम या मोहतरम लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह सदर मुमलिकत ने हरकतें की और गवर्नर पंजाब हरकतें कर रहे हैं। जब असम्बली के लोग जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी मेजॉरिटी जो है हमजा शहबाज के हक़ में, तो वो जिस तरह वो मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान इस तरह नहीं जाएगा, वो विकेटें भी उखाड़ेगा और पिच पे लेट जाएगा और नहीं जाएगा बाहर, ये बिल्कुल उसी तरह इसने किया है और ये इस वक्त पिच पे लेटा हुआ है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को भी उनसे जोड़ा जा रहा है, मगर तहरीक इंसाफ फराह खान को पहचानने से अब इनकार कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से फराह खान के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता फराह बीबी कौन है। फराह गोगी के हवाले से तो जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया था ये कौन है, हमें क्या पता। अगर जिनका देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है वो केस करें, केस क्यों नहीं कर रही। फवाद चौधरी फराह खान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, मगर फराह खान ही के घर पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ और गुज़िश्ता सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने उन्हें सेनेट का कवरिंग उम्मीदवार बनाया। 16 फरवरी 2021 को शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि सेनेट में पंजाब से खवातीन की इकलौती निशिस्त पर तहरीक इंसाफ डॉक्टर जरका को पहले ये टिकट जारी कर चुकी है। फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा हैं, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं, उन्होंने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं जो उनका हक है। वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस करती हैं। हमें खवातीन को आगे आने का मौका देना चाहिए, ना कि उन पर बेजा तनकीद करनी चाहिए। पार्टी के हर ओहदेदार और मेंबर का हक है कि वो कागजात जमा कराए, इसमें खातून अव्वल पर तनकीद करना और उनको बेजा इस मामले में लाना दुरुस्त नहीं। कवरिंग उम्मीदवार बनाया, उन पर होने वाली तनकीद का दिफा किया, मगर अब उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि फराह खान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में फराह खान के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ। ना सिर्फ फराह खान के असासों में इजाफा हुआ बल्कि उनके खानदान के दीगर अफराद के असासे भी तेजी से बढ़े और फराह खान ने 2019 में इसी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा भी उठाया। उन पर इल्जाम लग रहा है कि पंजाब में होने वाली ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली और अब उनका नाम एक और केस में सामने आ रहा है। ये केस इमरान खान को डोनेशन में मिलने वाली इराजी पर बनने वाली अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से है, जिसका इफ्तिताह खुद इमरान खान ने किया और इसे रूहानी तालीम के लिए बहुत अहम करार दिया। इसकी ज़मीन डोनेशन में मिली और इस यूनिवर्सिटी को सालाना करोड़ों रुपए के अतियात मिलते हैं और फराह खान इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के तौर पर खिदमात अंजाम देती रही हैं, जिसके खर्चों की जिम्मेदारी मुआहदे के तहत डोनर की है। लेकिन अब तक उसे ना तो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सका है और करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने के बावजूद इस कॉलेज में सिर्फ 37 तलबा दाखिल हैं जो फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हवाले से द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान को यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 2019 में एक रियल एस्टेट टाइकून ने डोनेशन के तौर पर 458 किनाल इराजी दी, जिसकी मालियत उस वक्त 244 मिलियन रुपए यानी 24 करोड़ 40 लाख रुपए थी। ट्रस्ट के तहत चलने वाले इस इदारे की असल ट्रस्टीज इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान थे, मगर बाद में जुल्फी बुखारी और बाबर अवान को ट्रस्ट से निकालकर उनकी जगह डॉक्टर आरिफ नजीर भट्ट और फरद शहजादी उर्फ फराह खान को ट्रस्टी बनाया गया। मैनेजमेंट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब अभी तक इसे तस्लीम कर रही है। कोई नवाज शरीफ जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, उसको अल्लाह ताला ने लंदन में बैठकर इज्जत दी और कोई यहाँ वजीर आजम के दफ्तर में बैठा हुआ भी जलील हो गया। और 73 साल में 75 साल में पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए उठा के बाहर फेंका। अभी तो तुम्हारी नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना अल्लाह के फजल से। अभी आगे आगे देखना नवाज शरीफ इंशाअल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। ओ सोना लगदा मियां शहबाज जिद नगर नगर आवाज जिदा खुशहाली आगाज। वैसे तो झूठ हमेशा से बोलता आया, इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जिंदगी में इसने कभी सच नहीं बोला, लेकिन जब इसको अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दी तो उस दिन से पाकिस्तान के अवाम का झूठ बोल बोल के नाक में दम किया हुआ है। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, हाथ उठा के बताओ कि इसके झूठों के मुकाबले में सच सुनना चाहते हो ना?
तो फिर अब मरियम नवाज और हमजा शहबाज का फर्ज है कि वो घर घर जाकर, हल्के में जाकर, अवाम में जाकर इसका सच अवाम को बताएं कि इसका असल चेहरा क्या है। हमें कहता रहा, हमें सुनाता रहा कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और खुद जब से इक्तदार गया है धाड़े मार मार के रोता है। सोना लगदा मियां शहबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े। हमें कहता था 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख घर तो किसी को नहीं मिले, एक ही घर मुकम्मल हुआ, वो ज़मान पाक का घर था, इमरान खान का घर था। कौम को कहता रहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। जब आखिरी ओवर का मौका आया तो ये पवेलियन से बाहर ही नहीं निकला। जब आखिरी गेंद खेलने का मौका आया तो ये क्रीज पर आया ही नहीं और मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। और मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? अपने गुंडा गर्दों को भेजा, गुंडों को भेजा। और जिन्होंने नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी गुंडागर्दी की। जिस दिन ये गुंडागर्दी हो रही थी, यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या ये है हमारे पाकिस्तान का मुआशरा? मुझे ये बताओ कि क्या ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से भी यही सलूक करते हैं? जवाब दो मुझे। यही है हमारी मुआशरती इक़दार? और फिर आखिरी दिनों में इसने आईन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई, बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता है कि मेरे लिए 12 बजे अदालतें क्यों खुली? तो कान खोल के सुन लो इमरान खान, तुम्हारे लिए 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि तुमने पाकिस्तान के आईन पर खुदकुश हमला किया था। सोना लगदा मियां शहबाज़े। तुम्हारे जाती मुलाजिम, जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिक असद कैसर, जिसमें कासिम सूरी और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने कौम की नौकरी छोड़ के इमरान खान की जाती चौकरी की, इसलिए 12 बजे अदालतें खुली। और तुम जितना मर्जी हमजा शहबाज का हल्फ आगे कर दो, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अदालतों के हुक्म को पांव के नीचे रोंदोगे और अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी? तुम आईने पाकिस्तान को पांव के नीचे रोंदोगे तो अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। लेकिन